स्लाइम वर्ल्ड के यूनिवर्स को बनाने के समय गॉड वेल्डेनावा कुछ ऐसे लोगों को जन्म देते हैं जो कि इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स ट्रू ड्रैगन के साथ भी इक्वल लेवल में फाइट कर सकते हैं, 7 प्राइमोर्डियल डीमंस। लेकिन वेल्डेनावा कभी भी उनको बनाना नहीं चाहता था। असल में जब वेल्डेनावा ने ग्रेट होली स्पिरिट ऑफ लाइट से 7 एंजल्स ऑफ ओरिजिन को बनाता है, तब इस वर्ल्ड में पावर बैलेंस मेंटेन करने के लिए ग्रेट होली ऑफ डार्कनेस से जन्म लेते हैं 7 प्राइमोर्डियल डीमंस। इसमें से पहला और सबसे ताकतवर प्राइमोर्डियल रेड गी क्रिम्सन एग्जिस्टेंस में आता है और 7 प्राइमोर्डियल डीमंस बहुत जल्दी ही अंडरवर्ल्ड को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और अंडरवर्ल्ड के बाद ही है वो दुनिया जहां एंजल्स और इंसेक्टर्स रहते हैं, जो कि हेलगेट्स को यूज करके ही कार्डिनल वर्ल्ड यानी कि रिमरो के दुनिया में अटैक कर सकते हैं। लेकिन सदियों से प्राइमोर्डियल डीमंस अंडरवर्ल्ड के हेलगेट्स को रोक के रखे हैं, यानी कि प्राइमोर्डियल डीमंस और प्राइमोर्डियल एंजल्स के बीच में बिलियंस ऑफ ईयर्स से दुश्मनी चली आ रही है। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में ये 7 डीमंस अपना अपना कलर फैमिली शुरू करते हैं, जिन फैमिलीज के अंदर ही बाकी सारे डीमंस का जन्म होता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड जीने के लिए कोई आसान जगह नहीं है। यहाँ डीमंस हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट्स करते रहते हैं और भी पावरफुल बनने के लिए। जहाँ एक डीमन के कोर को डिस्ट्रॉय करके उसको मारा जा सकता है, वही ये प्राइमोर्डियल डीमंस मरने के बाद दोबारा पुनर्जन्म लेते हैं। और इनका उम्र जितना ज्यादा होता है, ये उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस और पावर गेन करते हैं, क्योंकि एक सर्टेन लेवल के बाद मैजिक्यूल से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक इंडिविजुअल के पास कितना एक्सपीरियंस है उस मैजिक्यूल को कंट्रोल करने का। लेकिन कुछ टाइम बाद ये फाइट रुक जाता है एक इंसिडेंट के वजह से, जहाँ प्राइमोर्डियल ब्लू और ग्रीन प्राइमोर्डियल रेड को चैलेंज करके हार जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है अगर कोई प्राइमोर्डियल दूसरे किसी प्राइमोर्डियल के साथ फाइट में हार जाता है तो पुनर्जन्म के बाद वो विनर का सर्वेंट बन जाता है। और ये जान के दूसरे प्राइमोर्डियल्स एक दूसरे के साथ फाइट्स को अवॉइड करना शुरू करते हैं। लेकिन प्राइमोर्डियल ब्लैक नो और सबको डरपोक बोल के गी क्रिम्सन के साथ फाइट शुरू करता है, जो फाइट एट द एंड ड्रॉ हो जाता है। और इसी कारण से गी डियाब्लो को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इसके बाद गी क्रिम्सन के साथ प्राइमोर्डियल ब्लू और ग्रीन को कार्डिनल वर्ल्ड में समन किया जाता है, जिसके कारण से अंडरवर्ल्ड में एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है और वही डियाब्लो खुद के अलग रास्ते में चल देता है। और बाकी 3 प्राइमोर्डियल्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि वो कभी भी डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे, बल्कि गेम्स और स्ट्रेटेजीज की मदद से खुद को एंटरटेन करेंगे। और वर्तमान दुनिया में ये सभी प्राइमोर्डियल डीमंस कार्डिनल वर्ल्ड में है। और इनमें से पहला है प्राइमोर्डियल रेड गी क्रिम्सन, जो कि अंडरवर्ल्ड में 2 प्राइमोर्डियल डीमंस को डिफीट करके उनको अपना सर्वेंट बना के सबसे ताकतवर प्राइमोर्डियल बन गया है। और फिर गी क्रिम्सन को कार्डिनल वर्ल्ड में समन किया जाता है एक किंगडम के द्वारा, जहां उसको एनिमी नेशंस को डिस्ट्रॉय करने का टास्क दिया जाता है। और इसी काम को करते हुए 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार के गी एक ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हो जाता है। वैसे जिन लोगों ने गी क्रिम्सन को इस वर्ल्ड में समन किया था, गी उनको भी नहीं छोड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसके कुछ टाइम बाद गी क्रिम्सन गॉड वेल्डेनावा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस बार गी बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है। और फिर गी क्रिम्सन वेल्डेनावा का सर्वेंट बन जाता है, जहां वेल्डेनावा गी क्रिम्सन को आर्बिट्रेटर टाइटल देके कार्डिनल वर्ल्ड में ऑर्डर और बैलेंस मेंटेन करने का जिम्मेदारी सौंपता है। इसके बाद गी के लाइफ में आती है ट्रू ड्रैगन वेल्जर्ड, जो कि गी के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड थी, कारण गी कुछ ही टाइम पहले वेल्जर्ड के ब्रदर वेल्डेनावा के साथ फाइट किया है और खुद गी क्रिम्सन को टेस्ट करने के लिए फाइट के लिए चैलेंज करती है। जो फाइट इतना इंटेंस था कि एक पूरा कंटिनेंट ही बर्फ के अंदर दब जाता है और एट द एंड ये फाइट ड्रॉ हो जाता है और गी की यूनिक स्किल प्राइड अल्टीमेट स्किल लूसीफर में इवॉल्व हो जाता है। लेकिन गी का सबसे बड़ा लेवल अप इस फाइट में ये था कि गी वेल्जर्ड को गर्लफ्रेंड बना लेता है, क्योंकि वेल्जर्ड उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि सस्पेंडेड वर्ल्ड को यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस पावर की मदद से टाइम के ऊपर फुल कंट्रोल अचीव किया जा सकता है, यानी कि टाइम को स्लो करना या फिर अपने ओपोनेंट के लिए टाइम को कम्प्लीटली स्टॉप कर देना। और वॉल्यूम 19 से पहले खुद रिमरो के पास इसका कोई भी तोड़ नहीं था और वही गी वेल्जर्ड के साथ इक्वल लेवल में फाइट कर रहा है। तो इन सारे घटनाओं के बाद गी आराम से अपने आर्बिट्रेटर का काम करने लगता है। टू बी ऑनेस्ट वो रेन और मिजरी से अपना काम करवाता था,
लेकिन ये आराम की जिंदगी खत्म हो जाता है जब फर्स्ट ट्रू हीरो रुद्रा गाय क्रिम्सन को मारने के लिए गी के आइस कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करता है। तब गी रेन और मिजरी को भेजता है रुद्रा को सबक सिखाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली रुद्रा उनको डिफीट कर देता है और फिर गी खुद लड़ाई में उतरता है और बहुत दिनों से फाइट करते करते इन दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग या सिंपली बोलूं तो भाईचारा बन जाता है। और एक पॉइंट पे तो रुद्रा गी के अजीब नेम को लेके भी मजाक करता है। लिटरली भाई के अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं है। वेल जो भी हो, अगर गी चाहता तो वो रुद्रा को हरा सकता था, लेकिन फिर उसमें मजा ही क्या है। इसलिए गी रुद्रा के साथ एक गेम प्लान करता है जहां ये डायरेक्टली खुद फाइट ना करके बल्कि अपने सपोर्टर्स को यूज करके वर्ल्ड को डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे, जहां ये पूरा दुनिया ही इस गेम का प्लेग्राउंड है। लेकिन एक आर्बिट्रेटर का असली काम है इस वर्ल्ड के बैलेंस को मेंटेन करना और डिस्ट्रक्शन के हाथों से बचाना। जैसे कि मिलीम जब अपने ड्रैगन फ्रेंड को खोती है तब मिलीम एक अनकंट्रोलेबल स्टेट में सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगती है। तब गी रामिरस के साथ मिलके 7 दिनों तक मिलीम के अगेंस्ट फाइट करके फाइनली उसको शांत करते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो में मिलीम के ड्रैगन के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा गी के पास फायर मैजिक, स्पेशल मैजिक, न्यूक्लियर मैजिक, टाइम स्टॉप और अल्टीमेट स्किल लूसीफर से किसी भी स्किल को कॉपी करने का पावर है। और तुम लोग गी को गी क्रिम्सन कमेंट कर रहे थे, तो गी एक एंड्रोजनस है, यानी कि वो मैन या वुमेन दोनों में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वैसे डियाब्लो के पास भी ये एबिलिटी है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, प्राइमोर्डियल ब्लू और ग्रीन गी क्रिम्सन के अगेंस्ट हारने की वजह से ये दोनों गी क्रिम्सन को एज ए मास्टर स्वीकार कर लेते हैं और गी के साथ ही कार्डिनल वर्ल्ड में आ जाते हैं और जिन्होंने गी को समन किया था उनको ये दोनों मार देते हैं। और उसके बाद ही गी उनको नेम देता है, ब्लू प्राइमोर्डियल को रेन और ग्रीन प्राइमोर्डियल को मिजरी। और गी के सर्वेंट होने की वजह से गी के लिए खाना बनाने से लेकर उसके कपड़े धोना सब इनको करना पड़ता है। इसके अलावा मिजरी बहुत अच्छा गाना गा सकती है और रेन अच्छी ड्राइंग कर सकती है। और पर्सनली रेन ने रिमरू के लिए बहुत सारे पेंटिंग्स भी बनाए हैं। वैसे इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कारण इनको गी के फियर के अंदर रहना पड़ता है और अगर वो चाहे तो किसी भी टाइम इनको मार सकता है। और इसी कारण से रेन डियाब्लो से बहुत जेलस है, कारण डियाब्लो ना सिर्फ गी के साथ फाइट में ड्रॉ हुआ था बल्कि अपने अकॉर्डिंग वो लाइफ जी सकता है। लेकिन फिर भी ये दोनों गी के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल है। वॉल्यूम 11 में लुबिलियस के बाहर डियाब्लो के अगेंस्ट फाइट के टाइम पे रेन के पावर्स के बारे में हमें थोड़ा सा जानने को मिला था, जहाँ रेन साउंड के स्पिरिट से भी फास्ट अटैक्स करती है और अपने फुल मैजिकल पावर्स को अनलीश करती है। लेकिन डियाब्लो के ऊपर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है, बल्कि डियाब्लो उल्टा डिसइंटीग्रेशन को यूज करके रेन को ही प्रॉब्लम में डाल देता है। और इस अटैक से भले ही रेन नहीं मरती है, लेकिन उसको भारी डैमेज होता है। और इसी टाइम में काउंसिल ऑफ द वेस्ट में मिजरी को समन किया जाता है और मिजरी वहाँ सभी काउंसिलर्स को मारने वाली थी, लेकिन वहाँ एक अनवांटेड ऑब्स्टिकल प्राइमोर्डियल व्हाइट ब्लैंक यानी कि टेस्टेरोसा बैठी थी, जो कि टेम्पेस्ट की काउंसिलर है। और टेस्टेरोसा ने अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स की मदद से पूरे काउंसिल को ही अपने मुट्ठी में ले लिया है। और जस्ट टेस्टेरोसा को देख के ही मिजरी की हालत खराब हो जाती है, कारण गी और डियाब्लो के बाद टेस्टेरोसा ही सबसे ताकतवर है और वही मिजरी 7 प्राइमोर्डियल डीमंस में सबसे ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा अभी टेस्टेरोसा के पास एक बॉडी और एक नाम है और अभी वो एक डीमन पियर है और इसी कारण से मिजरी को पीछे हटना पड़ा, वरना टेस्टेरोसा आराम से मिजरी को मार सकती थी। और फिर वॉल्यूम 14 में इन दोनों की वापसी होती है। इस बार गी इनको इवॉल्व करने के लिए रिमरू को रिक्वेस्ट करता है, कारण गी को पता चल जाता है कि रिमरू ने किसी तरह से डियाब्लो और बाकी 3 डीमन गर्ल्स को ट्रू डीमन लॉर्ड्स में इवॉल्व कर दिया है, जो कि आज से पहले कभी भी पॉसिबल नहीं था। कारण जब भी कोई मॉन्स्टर किसी भी हायर लेवल बीइंग के द्वारा नेम्ड होता है तब वो कभी भी डीमन लॉर्ड में इवॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन रिमरू दूसरे लोगों को सोल्स दे सकता है और इसी कारण से रिमरू अपने 12 सपोर्टर्स को ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व कर पाता है। और गी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिमरू रेन और मिजरी को ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व कर देता है। तो अब रिमरू के काउंसिलर यानी कि व्हाइट प्राइमोर्डियल टेस्टेरोसा के बारे में बात करते हैं। नेम पाने से पहले टेस्टेरोसा ब्लैंक नाम से जानी जाती थी, जो कि कार्डिनल वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट के हेलगेट को गार्ड करती थी। और इसी ईस्टर्न पार्ट यानी कि ईस्टर्न एम्पायर के एक छोटा लेकिन बेहद ही खूबसूरत किंगडम के राजा अपने लड़की को एम्पायर के एक नोबल के हाथों से बचाने के लिए एक ताकतवर आर्च डीमन को समन करने के लिए समनिंग रिचुअल शुरू करता है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समनिंग में व्हाइट प्राइमोरियल अपीयर होती है और उस समय जिसने भी ब्लांक को देखा था वो वहीं पे मर जाता है। तब किंग हाथ जोड़ के ब्लांक को रिक्वेस्ट करता है उसके बच्ची को बचाने के लिए। तब ब्लांक उसके पेमेंट के रूप में प्रिंसेस की सोल चाहती है। ब्लांक के सामने किंग को झुकना ही पड़ता है और ब्लांक प्रिंसेस के बॉडी को प्रोसेस करके किंगडम के हर एक इंसान को मार देती है और लेक शोर जो कि इस किंगडम की सबसे खूबसूरत लेक थी वो सिटीजन्स के खून में लाल हो गया। ये घटना ईस्टर्न एम्पायर के हिस्ट्री में सबसे भयानक हादसा था जो कि ब्लडी शोर इंसिडेंट नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न एम्पायर ब्लांक को रोकने के लिए मिलिट्री फोर्स भेजता है जिस फोर्स का पार्ट था जो कि इंपीरियल गार्ड्स में बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे। बाल्ट 38, गार्डन 68 और खासकर दाविस जो कि रैंक 11 था। लेकिन फिर भी एक प्राइमोरियल के अगेंस्ट फाइट कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन किसी तरह से ब्लांक के कंप्लीट अवेकनिंग से पहले ही ये तीनों एक मैजिकल ब्रेसलेट और मॉन्स्टर हेयर को यूज करके ब्लांक को सील कर देते हैं। इसके बाद ब्लांक सिंपली ईस्टर्न एम्पायर के गेट को गार्ड करती रहती है जब तक कि ना डियाब्लो आके उसको ले जाता है रिमोरो के अंदर काम करवाने के लिए। लेकिन टेस्टरोसा ने बाद में खुद ही बोला है कि वो रिमोरो को मार देती अगर रिमोरो टेस्टरोसा के पावरफुल ऑरा को संभाल नहीं पाता। और ये कोई जोक नहीं है कारण खुद डियाब्लो ने बोला है रिमोरो के नेम देने से पहले ही टेस्टरोसा के पास इतना पावर था कि वो डियाब्लो को मार सकता था। तो जो भी हो ईस्टर्न एम्पायर के वॉर के टाइम पे रिमोरो एम्पायर के साथ लास्ट टाइम नेगोशिएशन करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल गास्टर के साथ बात करने के लिए टेस्टरोसा को भेजता है। वहाँ टेस्टरोसा एक लाइन खींच के बोलती है अगर तुम लोग मरने के लिए तैयार नहीं हो तो वापस लौट जाओ। लेकिन गास्टर इस वार्निंग को जोक समझ के गलती करता है और टेस्टरोसा को मारने के लिए अपने स्नाइपर को ऑर्डर देता है जो कि लॉन्ग रेंज स्पेल गन से एक एलिमेंटल मैजिक इन्फ्यूज्ड बुलेट फायर करता है जिसको डॉज करना किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है और टेस्टरोसा केवल 15 फीट दूर खड़ी है। इसके बाद टेस्टरोसा पीछे मुड़ती है और अपने इंडेक्स फिंगर से बुलेट को रोक देती है जो कि साउंड के स्पीड से भी 3 टाइम्स फास्टर था। और इसी के साथ ही ईस्टर्न एम्पायर के साथ टेम्पेस्ट का वॉर शुरू हो जाता है। तो बैटल शुरू होने के कुछ देर बाद टेस्टरोसा वॉर में उतरती है और गास्टर के अलावा सभी इंसानों को मार देती है। और तभी जनरल गास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्पायर बाल्ट दाविस गार्डन को सेंड करता है जो खुद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे टेस्टरोसा को देखकर। लेकिन फिर भी वो टेस्टरोसा को सील करने के लिए ट्राई करते हैं और माइंड रिक्वियम की मदद से टेस्टरोसा के ब्रेन को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। लेकिन उनका कोई भी स्किल या एबिलिटी टेस्टरोसा के ऊपर काम नहीं करता है कारण टेस्टरोसा एक डीमन पियर है जो कि कम्प्लीटली कार्डिनल वर्ल्ड में इनकारनेट हो चुकी है। और टेस्टरोसा बाल्ट को मारने के बाद दाविस और गार्डन को पता चलता है कि टेस्टरोसा एक डीमन पियर है लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। टेस्टरोसा और अल्टीमा के सामने एम्पायर के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर दाविस कुछ नहीं कर सकता है। टेस्टरोसा रात के अंधेरे से भी डार्क एबिस कोर को समन करती है और डेथ स्ट्राइक एबिलिटी यूज करती है। तब एक डार्क लाइट चारों तरफ फैल जाता है। ये वही अटैक है जिसको कि क्रिम्सन एक ट्रू ड्रीमन लॉर्ड में इवॉल्व होने के बाद यूज करके एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेसिकली इस लाइट के कांटेक्ट में आने के साथ ही किसी भी लिविंग क्रीचर के डीएनए में चेंजेस होता है और जेनेटिक चेंजेस के कारण कोई भी लिविंग बीइंग इसके आगे जिंदा नहीं रह सकता है। केवल स्पिरिचुअल लाइफ फॉर्म्स और जिनके पास सोल मेमोरी रिटेंशन स्किल्स है वही इसके सामने जिंदा रह सकते हैं। और ट्रू ड्रैगन वेल्जर्ट के अगेंस्ट फाइट के टाइम पे टेस्टरोसा को एक अल्टीमेट स्किल मिलता है बेलियल लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड जो कि रियली पावरफुल है। बट अनफॉर्चुनेटली टेस्टरोसा वेल्जर्ट के अगेंस्ट हार जाती है। लेकिन अकेले एक ट्रू ड्रैगन के अगेंस्ट फाइट करना कोई मामूली बात नहीं है। बेलियल लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड टेस्टरोसा को यूनिवर्सल परसेप्शन, थॉट एक्सेलरेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, लाइफ डोमिनेशन, डीमन लॉर्ड्स हाकी, ऑल ऑफ क्रिएशन एबिलिटी देता है। इसके अलावा बेलियल 14 एंजेलिक क्लास स्किल्स में से एक है। इसके अलावा लाइफ डोमिनेशन की मदद से टेस्टरोसा किसी भी पर्सन के डेथ के ऊपर कंट्रोल पा सकती है यानी कि कौन कब कैसे मरेगा वो सब कुछ टेस्टरोसा के हाथों में है। डियाब्लो अंडरवर्ल्ड से टेस्टरोसा के साथ और भी 2 प्राइमोरियल डीमन गर्ल्स को लाया था जिनमें से पहली है प्राइमोरियल येलो करेरा। और रिमोरो से मिलने से पहले करेरा गोल्डन लैंड ऑफ एल्डोराडो के हेलगेट में रहती थी और हर दिन डीमन लॉर्ड लियोन क्रॉमवेल के कैपिटल एल्डोराडो के ऊपर न्यूक्लियर मैजिक से अटैक करती थी। बेसिकली लियोन को रोज न्यूक्लियर ब्लास्ट और रेडिएशन का सामना करना पड़ता था
वैसे टू बी ऑनेस्ट ये लियोन की ही गलती है, कारण आज से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले करेरा, जो कि पहले जॉन नाम से जानी जाती थी, जॉन सोर्सरर्स डायनेस्टी ऑफ सारियन में एक पावरफुल लाइफ फॉर्म क्रिएट करती है, लेकिन हीरो लियोन क्रॉमवेल जॉन के क्रिएशंस को मार देता है और एज ए रिजल्ट करेरा फ्लैशी और पावरफुल मैजिक डेवलप करती है लियोन को सबक सिखाने के लिए। और लियोन जब अपनी गलती को समझता है तब बहुत लेट हो गई थी। करेरा डेली बेसिस पे लियोन के सिटी के ऊपर न्यूक्लियर मैजिक से अटैक्स करती रहती थी लियोन को फाइट के लिए प्रोवोक करने के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी कुछ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बाद करेरा की लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी डियाब्लो की इन्विटेशन के द्वारा। रिमेरो के सपोर्टनेस बनने की वजह से करेरा रिमेरो के 12 गार्डियन लॉर्ड्स में से एक है और रिमेरो के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफिसर की ड्यूटी निभा रही है। इसके अलावा ईस्टर्न एम्पायर के साथ वॉर के टाइम पे कुछ टाइम के लिए करेरा वेलग्रेन को रोक के रखती है और इसी फाइट की वजह से करेरा कुछ टाइम बाद ट्रू डीमन लॉर्ड में इवॉल्व हो पाती है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है तात्सुया कांडो के अगेंस्ट फाइट में, कारण ये बंदा ईस्टर्न एम्पायर में पावर के हिसाब से 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। एम्परर रुद्रा फेल्डवे वेलग्रेन के बाद, जिसको करेरा ने हरा दिया था सीएल के मदद से, कारण इसी लड़ाई के समय सीएल करेरा को अल्टीमेट स्किल एबाडॉन लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन देती है। तात्सुया कांडो के अल्टीमेट स्किल को आउट मैच करने के लिए अल्टीमेट स्किल अबाडान करेरा को थॉट एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल परसेप्शन, डीमन लॉर्ड्स हाकी, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन, मल्टी डिमेंशनल बैरियर, डिमेंशन रप्चर एबिलिटीज देती है, जिससे करेरा चाहे तो पूरे वर्ल्ड को एक ही बार में न्यूक करके खत्म कर सकती है। और तात्सुया कांडो के सोल को कंज्यूम करके करेरा को तात्सुया की अल्टीमेट स्किल सैंडलफॉन लॉर्ड ऑफ जजमेंट मिलता है। इसके अलावा मरने से पहले तात्सुया अपने गन को करेरा को सौंप देता है। ये वही गन था जिसके द्वारा तात्सुया एम्परर रुद्रा के कहने पे वेल्डोरा का माइंड वॉश किया था। इन अदर वर्ड्स, अभी करेरा किसी भी पर्सन को अपने पपेट में कन्वर्ट कर सकती है। इसके बाद प्राइमोरियल वायलेट अल्टीमा, जिसको डियाब्लो ने बाकी 2 डीमन गर्ल्स के साथ ही रिमेरो के अंदर काम करवाने के लिए लाया था और रिमेरो अल्टीमा को टेम्पेस्ट के लीगल डिपार्टमेंट की चीफ प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी देता है। इसके अलावा अल्टीमा रिमेरो के 12 गार्डियन लॉर्ड्स में से एक है और टेस्टरोसा और करेरा के साथ ही अल्टीमा भी ब्लैक नंबर्स की लीडर है। वैसे ये पिंक हेयर लड़की बहुत चालाक होने के साथ ही तो उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अल्टीमा हमेशा से ही कार्डिनल वर्ल्ड में इनकारनेट होना चाहती थी और इसीलिए वो बहुत कुछ ट्राई करती है। फॉर एग्जाम्पल, राजा किंगडम में अल्टीमा अपने डीमंस के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और राजा किंगडम के क्वीन के समनिंग में अपीयर होती है और उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्वीन को एक टियारा देती है, जो कि सच में काम करता था। लेकिन ये टियारा हर बार यूज करने के बाद यूजर के लाइफ स्पैन को चूस लेता है और उसके बॉडी के अंदर अल्टीमा खुद के मैजिक को इंजेक्ट कर देती है। और अगर क्वीन या उसके कोई डिसेंडेंट्स की बॉडी अल्टीमा के मैजिक को सहन कर पाती है, तब अल्टीमा उस बॉडी को खुद के लिए वेसल बनाएगी और कार्डिनल वर्ल्ड में इनकारनेट होगी। और इसी घटना के ऊपर ही स्लाइम की मूवी बनी है और आखिरकार अल्टीमा की ये विश रिमेरो के द्वारा ही पूरा होता है, जहां रिमेरो सभी डीमंस को नेम्स और टॉप क्लास मैजिस्टील से बने बॉडीज प्रोवाइड करता है। अल्टीमा बहुत पावरफुल तो है, लेकिन ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट फाइट के टाइम में डमराडा बहुत ही पावरफुल साबित होता है, जो कि ईस्टर्न एम्पायर में 5th स्ट्रॉन्गेस्ट है। अल्टीमा श्योर नहीं था कि वो ये फाइट जीत भी पाएगी या नहीं, तब बीच में सीएल आके डमराडा के वीक स्पॉट को स्कैन करके अल्टीमा को अल्टीमेट स्किल समाइल लॉर्ड ऑफ डेडली पॉइजन देती है। समाइल अल्टीमा को वीकनेस आइडेंटिफिकेशन, डेथ पॉइजन रिफाइनिंग, डेथ वर्ल्ड, थॉट एक्सेलरेशन, यूनिवर्सल परसेप्शन, डीमन लॉर्ड्स हाकी, स्पेस टाइम मैनिपुलेशंस एबिलिटीज देती है। इसके अलावा अल्टीमा के पास एक और स्किल है, वर्ल्ड ऑफ एनाइलेशन। इसके मदद से हर एक लिविंग बीइंग जिसके पास अल्टीमेट स्किल नहीं है, उनको चुटकी बजाते ही मार सकती है और इसी कारण से रिमेरो को इस स्किल के ऊपर बैन लगाना पड़ा था। तो सीएल के इस ओवरपावर्ड गिफ्ट को पाके अल्टीमा डमराडा को कंज्यूम कर लेती है। और अब योर फेवरेट प्राइमोरियल ब्लैक डियाब्लो। तो रिमेरो डियाब्लो को नेम देने से पहले डियाब्लो नियोर नेम से जाना जाता था। इवन की क्रिम्सन के बाद सबसे ताकतवर प्राइमोरियल डियाब्लो ही था, लेकिन बाकी प्राइमोरियल से डियाब्लो अलग है। जहाँ सारे प्राइमोरियल और भी पावरफुल बनना चाहते हैं, वही डियाब्लो इवॉल्व होने से इनकार कर देता है। भाई का कहना है अगर वो और भी पावरफुल हो जाता है, तब वीक ओपोनेंट्स के साथ फाइट में कोई मजा
मजा नहीं आएगा, और इसीलिए डियाब्लो फाइट से ज्यादा फ्रीडम को वैल्यू देता है। और इसीलिए डियाब्लो किसी फिजिकल बॉडी का केयर ना करते हुए कैजुअली हिल से कार्डिनल वर्ल्ड आता रहता है। और ऐसे ही एक विजिट में डियाब्लो शीजू से मिलता है और शीजू को मारने की कोशिश करता है, बट शीजू की मास्क डियाब्लो के अटैक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। और तभी से डियाब्लो बहुत क्यूरियस हो जाता है इस मास्क को लेके, कारण ऑब्वियसली ये मास्क कोई नॉर्मल मास्क नहीं है। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात किया था, लेकिन अगर तुम्हें इस मास्क और क्लोई के टाइम ट्रेवल के बारे में फुल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो में 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दो। ओके, तो डियाब्लो बहुत सालों तक इस मास्क को फॉलो करता है और फाइनली जब वो देखता है रिमोरो इस मास्क को फिक्स और इससे कॉपीज बना सकता है, तब वो समझ जाता है ये स्लाइम स्पेशल है। डियाब्लो कभी भी रिमोरो को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता है और इसीलिए डियाब्लो हर एक एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यूनिक स्किल टेम्पटर इवॉल्व होके अल्टीमेट स्किल अज़ेज़ल लॉर्ड ऑफ टेम्पटेशन बन जाता है। इसके मदद से डियाब्लो किसी भी पर्सन को कंट्रोल कर सकता है और उनको अपने अकॉर्डिंग कमांड्स दे सकता है, यानी कि डियाब्लो अपने एनिमीज को ही अपने सपोर्टर्स में कन्वर्ट कर सकता है। इसके अलावा अज़ेज़ल के द्वारा डियाब्लो अपने बाकी स्किल्स भी अपग्रेड कर सकता है और रिमोरो के बाद डियाब्लो के पास ही सबसे ज्यादा स्किल्स है, जैसे ऑल ऑफ क्रिएशन, चार्म डोमिनेशन, मल्टी डिमेंशनल बैरियर, स्पेस टाइम डोमिनेशन, यूनिवर्सल परसेप्शन। इसके अलावा टेम्पटेशन वर्ल्ड, जिसकी मदद से डियाब्लो लिटरली एक स्मॉल डिमेंशन क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा डियाब्लो होली मैजिक और स्पिरिट मैजिक भी यूज कर पाता है। डियाब्लो ईस्टर्न एम्पायर के अगेंस्ट वॉर के टाइम पे वेलग्रेन के अलावा किसी और से फाइट नहीं करना चाहता था, बिकॉज दूसरे किसी के साथ फाइट करना डियाब्लो के लिए बोरिंग होता। एंड आज का वीडियो यही तक था, और अगर तुमको डियाब्लो के बारे में फुल डिटेल्स में एक वीडियो चाहिए तो कमेंट में बोलना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच, तुम्हारे इनक्रेडिबल सपोर्ट की वजह से आज हम इतना दूर आ पाए हैं।